हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी जो सेकंड यूनिट में चैप्टर नंबर 8 है, इसकी लास्ट क्लास रहेगी। सेकंड यूनिट आज अपन कंप्लीट करेंगे। सेकंड यूनिट में हमारी एक थ्योरम रही है, ल्यूवेल थ्योरम। ल्यूवेल थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और काफ़ी बार आपके एग्जाम में आई हुई है, तो इस बार के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम रहने वाली है ल्यूवेल थ्योरम। देखिएगा, हम लास्ट क्लास में मोरेरा प्रमेय और किसी विश्लेषित फलन का अवकलज विश्लेषक होता है, पवासो समाकल सूत्र, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। ये देखिए, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चल रहे हैं यहाँ से इस यूनिट नंबर सेकंड में जो है वो दो क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। सबसे पहले अपन ये जो थ्योरम है इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको आपके एग्जाम का जो पैटर्न बताऊंगा कि इस बार का जो पेपर है वो एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, और जो हमारा टारगेट है 40/40 का, क्या उसको जितना हमको मैटर करना चाहिए था उसके लिए क्या हम उसको पूरा कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो अपना काम यह है कि ल्यूवेल थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना। इन डिटेल में आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझाऊंगा। देखिएगा, ल्यूवेल थ्योरम जो है इसका स्टेटमेंट आप पढ़िए ध्यान से। स्टेटमेंट ये है कि यदि एक सर्वत्र विश्लेषित फलन एफ जेड के प्रत्येक मान के लिए परिबद्ध हो तो यह एक अचर फलन है, ये प्रूव करना है। पहले तो स्टेटमेंट ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि ल्यूवेल प्रमेय का कथन दीजिए एवं इसे सिद्ध कीजिए, ये आपका स्टेटमेंट आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले तो ल्यूवेल प्रमेय का स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि यदि एक सर्वत्र विश्लेषित फलन एफ जेड के प्रत्येक मान के लिए परिबद्ध हो तो यह एक अचर फलन है। यह स्टेटमेंट आपको याद हो गया। अब इसके प्रूफ में इसको समझने से पहले आप ये समझिए, इसके स्टेटमेंट में 3 वर्ड आ रहे हैं इंपॉर्टेंट। एक तो सर्वत्र विश्लेषित फलन, एक परिबद्ध और एक अचर फलन। ये 3 वर्ड्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सा पहले बताना चाहूंगा। सबसे पहले वर्ड है एक सर्वत्र विश्लेषित फलन। देखिएगा, विश्लेषित फलन क्या होता है ये सब आप जानते हैं। अब पहला वर्ड है इसमें सर्वत्र विश्लेषित फलन। तो एक फलन है एफ जेड, यदि वो प्रत्येक परिमित क्षेत्र में विश्लेषक हो, नाम से ही पता लग रहा है सर्वत्र विश्लेषक फलन कि एक फलन एफ जेड है, यदि वो सभी जगह विश्लेषक है तो वो क्या कहलाएगा, सर्वत्र विश्लेषक। अब सभी जगह को मैथ में क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, कि यदि प्रत्येक प्रांत में यदि विश्लेषक है तो वो क्या कहलाएगा, सर्वत्र विश्लेषक फलन कहलाएगा। चाहे भले कोई छोटा प्रांत हो चाहे बड़ा प्रांत हो, यदि प्रत्येक प्रांत में विश्लेषक है तो वो क्या कहलाएगा, सर्वत्र विश्लेषक फलन कहलाएगा। तो पहला वर्ड जो सर्वत्र विश्लेषक फलन तो अपना कंप्लीट हुआ। सेकंड है परिबद्ध। देखिए, परिबद्ध फलन आप 11th-12th क्लास में पढ़ के आए हो। परिबद्ध फलन क्या होता है कि एक ऐसा फलन जिसकी वैल्यू बाउंडेड हो, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए एक फलन है एफ जेड, अब इसका जो मापांक है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, यदि वो परिबद्ध है तो एक कोई भी संख्या है, और अपन ने व्यापक रूप से क्या मान लिया, वो लैम्बडा, तो इस लैम्बडा के बराबर होगी या इससे कम होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये क्या हो गया, परिबद्ध हो गया। मींस ये बाउंडेड हो गया कि इससे ज्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो सकती है, तो ये परिबद्ध हो गया। इसके बाद तीसरा जो वर्ड है वो है अचर फलन। अचर फलन, देखिएगा ये एक फलन एफ जेड है। अब ये अचर कब कहलाएगा, जब इसके प्रांत का कोई भी बिंदु ले लो, मतलब जेड की कुछ भी वैल्यू ले लो, जेड की जगह चाहे ए रख दो, बी रख दो, सी रख दो, डी रख दो, जेड की जगह कोई भी प्रांत का कोई भी बिंदु ले लो, इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा फिक्स रहेगी, कुछ ना कुछ कांस्टेंट संख्या प्राप्त होगी। तो इस स्थिति में ये फलन क्या कहलाएगा, अचर फलन कहलाएगा। तो इसके स्टेटमेंट में 3 वर्ड थे, सर्वत्र विश्लेषित फलन, परिबद्ध फलन और अचर फलन। तीनों क्या होते हैं ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। इसके बाद
अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। मैं बहुत अच्छे से अपना 101% देने की देखिए हर क्लास में कोशिश करता हूं और आज भी करूंगा। उम्मीद करूंगा कि आपके सारी चीज समझ में आएगी। इसका देखिए प्रूफ में सबसे पहले जो चीज हमें दी हुई होती है वो हम मान लेते हैं। क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एफ जो है वो एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन है और परिबद्ध है, और हमें प्रूफ ये करना है कि एफ एक अचर फलन है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यदि एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन एफ जेड के प्रत्येक मान के लिए परिबद्ध हो, मतलब एफ जो सर्वत्र विश्लेषिक फलन है वो प्रत्येक मान के लिए परिबद्ध है, तो हमें यह प्रूफ करना है कि यदि ऐसा हो जाए तो यह एक अचर फलन होगा, यह प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो चीज हमें दी हुई होती है वो मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे कि एफ जो है वो एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन है और एक क्या है? परिबद्ध फलन है। तो माना एफ एक सर्वत्र विश्लेषिक फलन है। सर्वत्र विश्लेषिक फलन है, ये चीज मान लिया, तथा माना यह परिबद्ध फलन भी है, परिबद्ध फलन भी है। तो परिबद्ध फलन है तो क्या होगा? अतः एक लैम्डा ग्रेटर देन 0, यानी एक धनात्मक संख्या लैम्डा इस प्रकार विद्यमान होगी, का अस्तित्व इस प्रकार होगा सच दैट कि जो फंक्शन की वैल्यू है मींस एफ का जो मॉड है वो इस लैम्डा के बराबर होगा या लैम्डा से कम होगा, यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो बाउंडेड हो गई, परिबद्ध हो गई कि इस लैम्डा के बराबर होगी या लैम्डा से छोटी होगी, लैम्डा से बड़ी नहीं हो सकती। अब लैम्डा कुछ भी हो सकता है। फॉर ऑल जेड, यानी जेड के प्रत्येक मान के लिए, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एफ एक अचर फलन है। अचर फलन प्रूफ करना है एफ, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो देखिएगा अचर फलन प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना होगा? अचर फलन कब होता है इस चीज को समझिए, जब प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू सेम आए। तो मैं क्या करूंगा कि प्रांत में कोई दो स्वेच्छ बिंदु मानूंगा। स्वेच्छ का मतलब क्या होता है? अपनी मर्जी के, कि यानी वो कहीं भी हो सकते हैं, वेरिएबल पॉइंट है, स्वेच्छ बिंदु है, और इन दोनों पॉइंट्स पर इस जो फंक्शन है f, इसकी जो वैल्यू है उसको सेम शो करवाऊंगा, यानी मैं ये प्रूफ करवाऊंगा कि एफ ए बराबर एफ ई। अब इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो गई है, तो इसका मतलब क्या है? और ये दोनों स्वेच्छ बिंदु हैं, यानी प्रत्येक बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू समान हो रही है, इसलिए ये क्या है? एक अचर फलन है। तो मैं क्या करूंगा ये मैंने आपको समझाया। तो सबसे पहले मैं क्या करूं कि एफ ए और एफ बी की वैल्यू भी तो निकालनी होगी कॉची समाकल सूत्र से। तो कॉची समाकल सूत्र के लिए एक समृद्ध कंटूर चाहिए, समृद्ध कंटूर चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूं, एक प्रांत डी में, तो माना प्रांत डी में देखिएगा, यदि आपके पुराने कंसेप्ट सारे क्लियर है ना, तो आपको मेरे एक एक वर्ड का मीनिंग पता लग रहा होगा कि ये क्या कह रहे हैं। और यदि आपने मेरी पुरानी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं किए हैं, करीबन आज 39वीं क्लास हमारी चल रही है, 38 क्लास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हो चुकी है ओनली 2 यूनिट्स में, और हर क्लास मिनिमम आधा घंटे की जरूर है। तो यदि आपने एक एक कंसेप्ट को समझा है तो आपकी सारी चीज समझ में आ रही होंगी, ये मेरी गारंटी है। तो माना प्रांत डी में मूल बिंदु को केंद्र मानकर, मूल बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त सी बनाते हैं। बिल्कुल, तो देखिएगा जो प्रांत है, इस प्रांत में हमने क्या किया
कि मूल बिंदु को केंद्र मान करके एक सर्कल बनाया और इसकी जो रेडियस है वो मान ली अपन ने कैपिटल आर, ठीक है। तो इसलिए सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगी, z माइनस 0 का मोड बराबर r। माना इस व्रत में कोई दो स्वेच्छ बिंदु कौन कौन से, a तथा b, और मैं क्यों मान रहा हूं ये मैंने आपको रीजन बता दिया। माना इस व्रत में कोई दो स्वेच्छ बिंदु a व b है। तो दो स्वेच्छ बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, यहां मैंने a मान लिया, यहां मैंने b मान लिया। अब मेरे को एफ ए और एफ बी की वैल्यू निकालनी है कौशी समाकल सूत्र से, और फिर ये दोनों वैल्यू मेरे को इक्वल प्रूफ करनी है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, कौशी समाकल सूत्र लगता कब है, जब फलन समृद्ध कंटूर सी के अंदर और ऊपर विश्लेषक हो और जो पॉइंट है वो इस कंटूर में स्थित हो, तो ही तो कौशी समाकल सूत्र लगता है। चूंकि फलन एफ जेड जो समृद्ध कंटूर है सी, ये जो सर्कल है वो समृद्ध कंटूर सी हो गया, समृद्ध कंटूर सी के अंदर व ऊपर विश्लेषक है। क्यों विश्लेषक है, क्योंकि फलन एफ जेड सर्वत्र विश्लेषक दिया हुआ है हमको थ्योरम में, तो सर्वत्र विश्लेषक है तो सब जगह विश्लेषक होगा। तो सी के अंदर व ऊपर विश्लेषक है, तथा मूल बिंदु अर्थात z बराबर 0 इस वृत्त के अंदर स्थित, हाँ, तथा a तथा b तथा बिंदु a, b इस वृत्त के अंदर स्थित है, इस वृत्त के अंदर स्थित है, और अंदर स्थित हैं तो कौशी समाकल सूत्र से, अतः कौशी समाकल सूत्र से, कौशी समाकल सूत्र से f ऑफ a की वैल्यू मिल जाएगी हमको और f ऑफ b की वैल्यू मिल जाएगी। f ऑफ a की वैल्यू क्या होगी कौशी समाकल सूत्र से, f ऑफ a बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f z अपॉन z माइनस a, और ये dz, और ये मैंने दिया इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद जो f ऑफ b की वैल्यू मिल जाएगी 1 तो उसको दिया था, इसको 2 दे देते हैं, और f ऑफ b की वैल्यू मिल जाएगी 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन c f z अपॉन z माइनस b dz, कौशी समाकल सूत्र से मिल जाएगी। अब मेरे को लाना क्या है, मेरे को प्रूफ करके ये लाना है कि एफ ए और एफ बी आपस में इक्वल हैं। तो मेरे को इनको इक्वल लाने के लिए पहले इन दोनों को माइनस करना होगा और फिर उसके आरएचएस को 0 दिखाना होगा, तो एफ ए बराबर एफ बी आ जाएगा। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपके, अभी आगे करूंगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, एफ ए माइनस एफ बी करना होगा अपन को। एफ ए 2 में से 3, तो एफ ए माइनस एफ बी बराबर एफ ए है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी, और ये डी जेड। हाँ, तो एफ ए माइनस एफ बी बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड कॉमन आ गया और डी जेड इधर कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या 1/z माइनस ए माइनस 1/z माइनस बी। तो एफ ए बराबर एफ ए माइनस एफ बी बराबर 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड। अब इसमें से देखिएगा
एलसीएम आ जाएगा जेड माइनस ए इंटू जेड माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी, सॉल्व करोगे जब, और ये हो जाएगा डी जेड। ठीक है, ओके। अब मेरे को क्या करना है कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो इक्वेशन है, ये इसका एलएचएस है, ये इसका आरएचएस है, मेरे को आरएचएस जीरो लेके आना है। अब तक ये जीरो हो जाएगा तो ये एफ माइनस एफ बी को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एफ ए बराबर एफ बी आ जाएगा, और यही मेरे को लेके आना है। तो मैंने कॉम्प्लेक्स में आपको एक गुरु मंत्र ये दिया था कि जब भी किसी इक्वेशन के किसी भी साइड को जीरो करना होता है तो उस इक्वेशन का हम मॉड ले लेते हैं, ये कॉम्प्लेक्स का एक रूल होता है। तो अब मेरे को इसकी ये साइड जीरो लानी है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन का मॉड ले लूंगा, मापांक ले लूंगा। ठीक है सर, ओके। तो ये हो जाएगा एफ ए का मोड माइनस एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी का मोड। और जब मोड इन पर अलग अलग लगेगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लास में ये बात बताई थी कि x1 माइनस x2 का मोड इज लेस देन इक्वल टू x1 का मोड माइनस x2 का मोड। यानी जब इन पर मोड अलग अलग हो जाता है तो ये संख्या इससे बड़ी हो जाती है। ऐसा हम कई बार यूज कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स में। तो इसलिए जब मोड इन पर अलग अलग करूंगा तो ये वाला साइन आ जाएगा और 1/2 पाई। और आयोटा का मोड 1 होता है, ये मैं पहले की थ्योरम्स में भी आपको समझा चुका हूं। और इंटीग्रेशन सी एफ जेड का मोड a माइनस बी का मोड अपॉन जेड माइनस ए का मोड इंटू जेड माइनस बी का मोड, और ये हो जाएगा डी जेड का मोड। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन सी एफ जेड का मोड a माइनस बी का मोड। हाँ जी, z माइनस ए का मोड को मैं लिख सकता हूं z का मोड माइनस ए का मोड, क्योंकि x1 माइनस x2 का मोड जो होता है वो x1 का मोड माइनस x2 का मोड इससे बड़ा होता है। तो बड़ा होता है तो बड़े का ही चिन्ह आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। और इसको मैं लिख सकता हूं z का मोड माइनस b का मोड, और ये हो जाएगा dz का मोड। तो ग्रेटर इक्वल 1/2 पाई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट की आई थी कि एफ जेड का मोड लेस देन इक्वल टू लैम्डा। तो एफ जेड की जगह जब लैम्डा रख रहा हूं, बड़ी संख्या रख रहा हूं, बड़े का ही साइन है तो लिख सकता हूं मैं, तो ये लैम्डा और ये a माइनस बी का मोड अपॉन, हमने देखिएगा जो सर्कल बना था उसकी इक्वेशन ये आई थी z माइनस 0 का मोड बराबर r। तो z माइनस 0 के मोड को लिख सकता हूं z का मोड बराबर r। तो z के मोड की जगह r लिखूंगा मैं, तो ये हो जाएगा r माइनस a का मोड इंटू में r माइनस b का मोड, और ये dz का मोड। ठीक है सर। तो इसके बाद इंटीग्रेट लैम्डा और a माइनस बी का मोड तो बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन का तो होगा नहीं। ओके, और ये हो जाएगा r माइनस ए का मोड और ये r माइनस बी का मोड, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन c, और ये हो जाएगा dz का मोड। dz का मोड क्या होगा, dz का जो मोड है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2 पाई r, क्योंकि देखिए मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं dz क्या है, जो z का एक छोटा सा हिस्सा है। अब इसका c के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो छोटे छोटे भाग मिलकर के पूरा c बना देंगे, और c की बना देंगे मतलब इसकी परिधि बना देंगे, और इसकी रेडियस r मानी है तो परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई r। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लैम्डा a माइनस बी का मोड अपॉन 2 पाई r माइनस a का मोड इंटू में r माइनस b का मोड, और ये हो जाएगा 2 पाई r। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ये बचा लैम्डा a माइनस b का मोड इंटू r अपॉन r माइनस a का मोड और r माइनस b का मोड। ठीक है, ओके। और ये इधर चल रहा है f a
माइनस एफ बी का मॉड। ठीक है, अब एक्चुअल में देखिएगा आर क्या है, यहाँ पे आर जो हमने सर्कल माना है उसकी रेडियस है। अब वो सर्कल कितना भी बड़े से बड़ा हो सकता है, कितना ही बड़ा हो जाए, क्योंकि सर्वत्र विश्लेषक फलन है तो सब जगह विश्लेषक होगा, तो इसलिए r कितना भी बड़ा से बड़ा हो सकता है। तो लिमिट r टेंड्स टू हम इंफिनिटी ले सकते हैं, तो लिमिट r टेंड्स टू इंफिनिटी लेने पर, अब इधर तो r की कोई टर्म है नहीं है तो इधर तो लिमिट लगेगी नहीं, तो f a का मॉड f a माइनस f b का मॉड लेस देन इक्वल टू, जब आप इधर लिमिट लगाओगे तो लिमिट लगाने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर सी बात है, इंफिनिटी है तो जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो मॉड के अंदर की संख्या है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये जीरो से छोटी तो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो से छोटी तो नेगेटिव संख्याएं होती हैं, तो ये पॉजिटिव संख्या है तो जीरो से छोटी नहीं हो सकती, तो इसलिए क्या होगी, जीरो के बराबर होगी। तो ये हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी इक्वल टू जीरो, तो एफ ए बराबर एफ बी, यानी बिंदु ए, और यही मेरे को लेके आना था, क्या स्टार्टिंग में मैंने बोला था आपको, तो बिंदु ए और बिंदु बी पर फलन का मान क्या है, समान है, अर्थात बिंदु ए व बिंदु बी पर फलन एफ जेड का मान समान है। अब एफ ए और बी क्या माने थे, अपन ने स्वेच्छ बिंदु माने थे, अर्थात ये कहीं भी हो सकते हैं, स्वेच्छ बिंदु माने थे। चूंकि बिंदु ए व बी स्वेच्छ बिंदु है, अब स्वेच्छ बिंदु है तो कहीं भी हो सकते हैं, अतः फलन एफ जेड का प्रत्येक बिंदु पर मान क्या है, अचर है, अतः एफ जेड का मान जेड के प्रत्येक मान पर अचर प्राप्त होता है, फिक्स आता है, जेड की चाहे कुछ भी वैल्यू में रख लूं, एफ जेड का मान क्या आता है, अचर आता है, अचर प्राप्त होता है, और अचर प्राप्त होता है तो एफ जेड कैसा फंक्शन हो गया, अचर फलन हो गया, अतः फलन एफ जेड, अतः एफ जेड अचर फलन है, और यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। तो ये आपकी होती है कौन सी, ल्यूबेल प्रमेय। ल्यूबेल प्रमेय क्या है कि सर्वत्र विश्लेषक फलन एफ जेड यदि परिबद्ध है तो यह एक अचर फलन है, ये होती है ल्यूबेल प्रमेय। उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई भी किसी तरह का डाउट है, मैंने अब तक जो कुछ 38 क्लास हो गई अपनी, इसमें किसी भी तरह का यदि आपको डाउट है तो जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 7791033578 इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस तरीके से आपकी ये जो यूनिट नंबर सेकंड है वो कंप्लीट हो जाती है। यूनिट नंबर फर्स्ट और यूनिट नंबर सेकंड, दो यूनिट मैंने आपको कंप्लीट करवाई, कुछ भी एक भी टॉपिक आपको नहीं छुड़वाया मैंने, क्वेश्चंस, एग्जांपल, थ्योरी, थ्योरम सब कुछ करवाया, कुछ भी मैंने अपना 101% देने की कोशिश की है। और मेरा जो थंबनेल है क्लास का कि टारगेट बैच अपॉन 40, तो देखिए उसकी कोशिश मैंने पूरी की है। अब मैं तो पेपर बनाऊंगा नहीं, मैं कभी स्टूडेंट को ये गारंटी नहीं देता कि भैया मैं ये क्वेश्चन दे देता हूं तो इनको याद कर ले, ये छप जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी देना भी नहीं चाहिए एक टीचर को, क्योंकि एग्जामिनर है, आप कंटेंट पूरा करवाइए, कहीं से भी आज आप बच्चे को मेहनत करवाइए, उसको अच्छे से कंटेंट तैयार करवाइए, पेपर तो आएगा तो कंटेंट से ही, जो सिलेबस है उसी से आएगा, उससे बाहर तो नहीं आएगा। हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बता दो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न के बारे में बता देता हूं कि इस बार कोविड की वजह से क्या होने वाला है आपका एग्जाम पैटर्न। देखिएगा ये मैथ का जो हर पेपर है वो 40 मार्क्स का होता है, ये आपको पता है। जैसे अपना ये सेकंड पेपर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो इसमें अब तक क्या होता था, आपके 5 यूनिट आती हैं एग्जाम में, पेपर में 5 यूनिट आती हैं। मैंने स्टार्टिंग की क्लास
जब कॉम्प्लेक्स की ली थी तब भी आपको पेपर पैटर्न बताया था, अब भी बता रहा हूँ लास्ट क्लास में भी, क्योंकि आज लास्ट क्लास है अपनी कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि 2 यूनिट ही आपको करवानी थी मेरे को, वो हो गई हैं। देखिए कैसे हो गई हैं, आपका जो कंटेंट है पूरा मिल जाएगा आपको एग्जाम में, कैसे है बता देता हूँ आपको। ये 5 यूनिट आती हैं और हर यूनिट 8 मार्क्स की होती है, आपके 8 मार्क्स की होती है। अब अपन को करना क्या है, अपन को करना है 50%। अब हर यूनिट में क्या होता था, 2 क्वेश्चन आते हैं, और हर यूनिट में 2 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए आपके। कितने क्वेश्चन हो गए सर, 10 क्वेश्चन हो गए। तो अब तक आपको ये बिफोर कोरोना सब कुछ करना होता था, मतलब 40/40 लाने के लिए सब कुछ कंटेंट करना होता था। अब करना क्या है, अब एक तो ये क्या है, पहले ऑप्शन में आते थे कि आपको इन 10 में से कोई हर यूनिट में से एक क्वेश्चन चूज करके 5 क्वेश्चन करने हैं, और एक क्वेश्चन 8 नंबर का है तो 40 हो गए। अब आपके जो बाउंडेशन है वो हटा दी है, किसकी, अथवा की। अब आपको इन 10 क्वेश्चन में से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी कितने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिएगा अब इस यूनिट नंबर सेकंड में जो थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन आएगा, वो आपके जो दोनों क्वेश्चन है वो मैंने तैयार करवा दिए, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 से जो दोनों क्वेश्चन थे वो मैंने आपके तैयार करवा दिए, थर्ड और फोर्थ। तो 16 नंबर तो ये होंगे, और एक क्वेश्चन मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट से तैयार करवा दिया, तो 8 ये हो गई। तो 3 ही तो क्वेश्चन करने हैं अपन को, 3 ही क्वेश्चन करने हैं, और तीनों क्वेश्चन मैंने आपको जो ये आपके 24 मार्क्स हो जाएंगे, और जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो इस प्रकार से जितना कंटेंट आपको करना है एग्जाम में वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मैंने देखिए अच्छे से अच्छा देने की कोशिश की आपको, मैंने कोई भी फीस वगैरह आपसे चार्ज नहीं की, बस आपसे हमेशा यही रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर, वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, बस ये रिक्वेस्ट की थी आपसे। और नोट्स वगैरह भी आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाए। अब ये तो पता नहीं कि आपको कितना क्या समझ में आ रहा है, ये तो वैसे बच्चों के पॉजिटिव रिव्यू मिलते हैं कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, ये वो सब ठीक है। देखिए टीचर हूं तो टीचर को अच्छा, जो अच्छा पढ़ाएगा वही टीचर कहलाता है, हर कोई टीचर नहीं बनता है। मैं जरूरी नहीं है कि मैथ की नॉलेज जिससे हो वो टीचर ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर के लिए एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसके पास टीचिंग स्किल्स जो जरूरी होती है। चाहे थोड़ी बहुत नॉलेज कम हो तो चल जाएगा, लेकिन उसके पास टीचिंग स्किल्स अच्छी हैं तो वो एक गुड टीचर है। लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत है लेकिन टीचिंग स्किल्स नहीं है, तो वो जो नॉलेज है वो कोई काम की नहीं है, क्योंकि बच्चों के वो काम ही नहीं आ रही है, बच्चों तक वो पहुंच ही नहीं पा रही है। तो कोशिश यही की है हमने अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देने की। तो इस प्रकार से जो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो थंबनेल था कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 40/40 लाना है, तो वो उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने मेरी सीरियसली क्लास ली है, 10 मई से हम क्लास चला रहे हैं, तो जरूर वो लेके आएंगे। और मुझे सबसे बड़ी जो कह सकते हो गुरु दक्षिणा, वो तभी मिलेगी जब आप इस तरीके से अपना जो नंबर्स हैं वो लेके आएंगे। तो इस प्रकार कॉम्प्लेक्स का अपना कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब बात आती है कि बच्चे बोल रहे हैं कि सर अलजेब्रा की 1 यूनिट करवा। तो देखिए आज तारीख हो गई 20 और आपकी जो एग्जाम है वो 29 से है, तो 7-8 दिन बचे हैं। देखिए मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता कि मैं 7-8 दिन में आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करवा दूंगा, तो इसलिए देखिए फर्स्ट यूनिट तो मैं आपकी और सोचेंगे, लेकिन अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हाँ, यदि आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन आप बोलोगे सर फर्स्ट यूनिट करवा दो, तो वो टाइम देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगा। कल ही यदि देखते हैं क्या सिस्टम रहता है, और आप तभी करेंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करो। अरे कुछ तो किया करो, अभी सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपन स्टूडेंट्स तक कनेक्ट हो पाएँ, और जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप ले पाओ। और मैंने आपको ये जो कंटेंट दिया है, ये मान लो, ये लगा लो बिल्कुल ईजी से ईजी जो लैंग्वेज होती है ना उसमें दिया है, नहीं इतना टिपिकल
थ्योरी कराते हैं काफ़ी टीचर्स, इनकी बुक में तो कुछ समझ में ही नहीं आता कुछ, लेकिन मैंने इजी से इजी वे में आपको एक कंटेंट दिया है। तो प्लीज़ आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके ये जो एग्ज़ाम है कॉम्प्लेक्स का जो पेपर लगेगा, और कॉम्प्लेक्स का ही नहीं, मेरी हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष। थैंक यू सो मच।